लॉकडाउन के दौरान देश में सबसे खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 16 अप्रैल की रात दो संतों और उनके ड्राइवर की पीट कर क्रूर हत्या कर दी गई। 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये खूनी खेल चलता रहा और पुलिस ने कातिल भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया। न्यूज नेशन ने इस हत्याकांड की खबर सबसे पहले दिखाई थी और ग्राउंड जीरो की तफ्तीश में कई खुलासे भी किए। चश्मदीदों की जुबानी उस खूनी रात की खौफनाक कहानी दिखाई। इस हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुलिस भीड़ तंत्र से क्यों हार गई? मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग क्यों नहीं की? पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? आखिर कैसे महाराष्ट्र पुलिस अपना आदर्श वाक्य भूल गई है? महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य है सद्रक्षणायाम, जिसका मतलब होता है अच्छे लोगों को संरक्षण देना और बुरे लोगों का खात्मा करना। लेकिन यहां तो महाराष्ट्र पुलिस ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र पुलिस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही उद्धव सरकार? संतों की हत्या पर कटघरे में पालकर पुलिस, संत पिटते रहे, महाराष्ट्र की कायर पुलिस देखती रही। पुलिस की लापरवाही की बलि चढ़े 2 संत। पालघर में जिस निर्ममता से बेरहम भीड़ ने 2 संतों और उनके ड्राइवर की जान ली, जिस तरह बेगुनाहों और निहत्तों पर सैकड़ों उन्मादियों ने हमला कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। 3 लोगों की करीब 300 लोगों की भीड़ ने लाठी डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी और महाराष्ट्र पुलिस की कायर पुलिस तमाशबीन बनकर इसे देखती रही। उससे पुलिस वालों को हत्याकांड का सबसे बड़ा गुनहगार माना जा रहा है। कई सवाल हैं जो चीख कर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पहला सवाल, संतों पर हमला हुआ तो पुलिस सिर्फ तमाशबीन क्यों बनी रही? दूसरा सवाल, जब पुलिस टीम पर हमला हुआ तो भीड़ को चेतावनी क्यों नहीं दी गई? तीसरा सवाल, पुलिस ने संतों के हत्यारों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? चौथा सवाल, 3 घंटे तक चले खूनी खेल के बावजूद पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी क्यों नहीं बुलाई गई? 5वां सवाल, क्या बेकाबू भीड़ के आगे पुलिस ने इरादतन लापरवाही बरती है? संतों की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस बार बार झूठ बोल रही है। पालघर पुलिस के अधिकारी घटना पर बार बार बयान बदल रहे हैं। संतों की हत्या पर पुलिस की ऐसी बयानबाजी शर्मनाक है। पालघर पुलिस का झूठ नंबर 1। पहली बात तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर हवाई फायरिंग, ठीक है? नहीं, हवाई फायरिंग का कुछ नहीं है। वी हैव टू, आपको अगर मारना है तो अपने उसके लिए मतलब मारते हैं, जान बचाने के लिए मारते हैं, सामने वाले को इंजर करने के लिए मारते हैं, उनको डराने के लिए नहीं होता है। पालघर पुलिस का झूठ नंबर 2। क्या फायरिंग का अधिकार नहीं था कि हवाई फायरिंग करके कम से कम उनको डराया तो जा सकता था? देखिए, इस बात में मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि फायरिंग का अधिकार बिल्कुल था। उस खूनी रात को मौके पर मौजूद एनसीपी नेता और जिला परिषद के सदस्य काशीनाथ चौधरी भी पुलिस की नाकामी पर मुहर लगाते हैं। सर, आप पुलिस के साथ में गए कि आपकी खुद की गाड़ी लेके गए थे? मैं मेरी खुद की गाड़ी लेके गया और पुलिस की गाड़ी भी साथ में थी और हम लोग साथ में गए। सर, आपके साथ कितने पुलिस के जवान मौजूद थे? अभी 2 गाड़ियां थी और वहां पे उतरने के बाद एक 4-5 पुलिस उतरे और दूसरी एक उनकी वैन थी, पुलिस की वैन थी, उनमें भी कुछ पुलिस थे। सर, जो पुलिस अधिकारी गए थे तो उनके पास कुछ हथियार वगैरह थे कि खाली हाथ ही गए थे वो लोग? न, उनके पास जो भी उनका हथियार था वो था, लेकिन मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं वहाँ पे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमारा प्रयास यही था कि उनको पहले बचाया जाए। संतों की हत्या के लिए जितनी जिम्मेदार पुलिस है, उतनी ही गुनहगार महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार एनसीपी भी। आरोप है कि एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी भी उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब हिंसा पर आमादा भीड़ संतों पर हमला बोल रही थी, लेकिन उन्होंने संतों की जान बचाने की कोशिश तक नहीं की। संतों को उन्मादी भीड़ पीटती रही और उद्धव सरकार में भागीदार एनसीपी के नेता चुपचाप ये सब देखते रहे। तुरंत जैसे पुलिस ने वो गाड़ी में से निकाला, तुरंत हमला किया। जो गाड़ी में बिठाया था 2 प्रवासियों को, हम ये आह्वान कर रहे थे कि ये कहाँ से आए, उस दौरान ही हमला किया। हमारे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि हम लोग जो उनको हम जो पुलिस और हम लोग बहुत ही संख्या में कम थे और जमाव के हाथ में डंडा, कुराड़ी, कोयता सब था। मैं भी डर गया, जैसे मेरे गाड़ी के ऊपर पथराव किया, मुझे भी धक्का बुक्की की, मेरे भी जान को खतरा लगा, मैं भी डर गया। संतों की हत्या से साधु संत गुस्से में, वहीं महाराष्ट्र सरकार ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज घटना की सीबीआई जांच से डर रही है। जबकि स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ताओं का भी आरोप है कि संतों को जानबूझकर निशाना बनाया गया।
इससे जनजाति भाग में ऐसा कोई लोगों को भड़काना या ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन विशिष्ट समाज के बारे में, जैसा हिंदू समाज के बारे में पिछले अनेक सालों से जो वातावरण बनाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर वो भगवा नहीं पहनते या सिविल कोई ड्रेस पहनते तो उनकी जान अवश्य बच जाती। संतों की हत्या के बाद महाराष्ट्र की पुलिस के साथ साथ हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या उद्धव राज में साधु संत सुरक्षित नहीं है? क्या उद्धव की पुलिस साधु संतों की सुरक्षा में नाकाम है? टीम न्यूज़ नेशन। तो कई बड़े सवाल उठते हैं इस हत्याकांड पर। सवाल यह है कि पुलिस के अधिकारियों पर अभी तक मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया, क्योंकि वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो कल्पवृक्ष गिरी महाराज जिनकी उम्र 70 साल है उनको भीड़ के हवाले कर देते हैं। सवाल यहां पर यह भी है कि अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया गया। सवाल यह भी है कि एसपी के बयान बार बार बदल क्यों रहे हैं। सवाल यह भी है कि सरकार इसे अफवाह चोरी का मामला ये बताकर क्यों इस पर पूरी तरह से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सवाल यह भी है कि संतों की हत्या 16 तारीख को होती है, लेकिन फुटेज 19 तारीख को सामने आता है। 3 दिन तक सरकार इस बात पर खामोश क्यों रही? जब गृह मंत्री अमित शाह का फोन गया उसके बाद उद्धव ठाकरे सामने आए। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सवाल खड़े करते हैं, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? क्या इसके पीछे ईसाई मिशनरियाज हैं जो वहां पर बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कराती है? यहां पर विश्व हिंदू परिषद ने यह भी आरोप लगाया है कि हिंदू धर्म के खिलाफ वहां पर अनर्गल फैलाया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी मौजूद हैं। मेरे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। मेरे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु है और कल ही उन्होंने मांग की है कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। उनके पास भी जाएंगे। मेरे साथ मेरे मित्र और राजनीतिक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के समर्थक तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता हैं जो कि शिवसेना के समर्थक है। मेरे साथ शुभ्रांश राय हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले तहसीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई सारे सवाल खड़े हुए हैं उद्धव सरकार के सामने, लेकिन एक बयान दिया उसके बाद गायब। क्यों सीबीआई जांच नहीं होती? क्यों इसके पीछे की साजिश को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है? क्या कारण है कि उन लोगों के खिलाफ जो लॉकडाउन तोड़कर निकले हुए हैं उनके खिलाफ एनएसए नहीं लगाया गया? क्योंकि देश में लॉकडाउन के दौरान जितनी भी हिंसा हुई है सभी राज्यों ने ऐसे अपराधियों पर एनएसए लगाया है। छोटे छोटे मामलों को लेकर एनएसए लगाया गया है, इसमें एनएसए क्यों नहीं लगा? ये बताइए तहसीन पूनावाला। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं संक्षेप में 1 मिनट के अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में, मॉब लिंचिंग केस में, ये आदेश दिया माननीय केंद्र की सरकार को और सूबों को कि मॉब लिंचिंग का लॉ पास करे जिससे न कोई साधु, न कोई आदमी, न कोई औरत, किसी की भी लिंचिंग ना हो। अमित शाह जी ने ये पार्लियामेंट में कहा हम ये लॉ पास नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है अमित शाह जी। दूसरी बात, मैं खुद स्वयं राजीव गौबा जी के पास गया था, तब होम सेक्रेटरी थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश लेकर। उन्होंने भी अश्योर किया कि लॉ पास होना चाहिए। इसके बावजूद अमित शाह जी और मोदी जी लॉ पास नहीं करते। अगर ये लॉ पास होता, इसमें प्रिवेंटिव और प्रिवेंशन है मॉब लिंचिंग का, तो ये शादियों को किसी की भी मॉब लिंचिंग नहीं होती। तो प्रश्न पहले मोदी जी से पूछना चाहिए। वहां तो पुलिस सौंप रही है तहसीन, दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। आप एक राजनीतिक मसले से कि मॉब लिंचिंग का कानून बनना चाहिए, सवाल यह है कि सेक्युलर जमात क्यों चुप है? जो मॉब लिंचिंग पर चिल्लाने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इसकी निंदा तक नहीं की। ये क्या, ये किस तरह की सेक्युलर राजनीति है? मुझे समझाइए तहसीन। सर अगर कानून बन जाता जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सूबों में बना है तो मॉब लिंचिंग नहीं होता। लेकिन आप जानते हो राष्ट्रपति कोविंद जी आज तक उन कानून पे साइन नहीं किए, यानी कि अमित शाह जी और मोदी जी चाहते लिंचिंग हो। अब दूसरी बात सर, इस केस में और हर मॉब लिंचिंग के केस में बीजेपी के लोग क्यों सामने आते हैं? यहाँ पर जो लोग इस मॉब को लीड कर रहे थे, ईश्वर निकोले और भाऊ सेठे, ये दोनों बीजेपी के ऑफिस बेरर्स हैं। अब मैं आपसे सवाल, ये सब झूठ है तहसीन। मैं 110 लोगों की पूरी पहचान जानता हूँ, पूरी पहचान जानता हूँ। अगर किसी ने वहां बचाने की कोशिश की है तो बीजेपी की सरपंच चित्रा चौधरी, इसके अलावा काशीनाथ खुद सफाई दे रहे थे, काशीनाथ चौधरी खुद सफाई दे रहे थे एनसीपी के। आपने खुद ने सुना, सफाई एनसीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को देनी पड़ रही है, बीजेपी को नहीं। सर एक सेकंड, चित्रा चौधरी और जो एनसीपी के कार्यकर्ता के आपने नाम लिए, इन दोनों ने मॉब को रोकने की कोशिश की। चित्रा चौधरी ने भी उस एनसीपी लीडर की तारीफ की, पे उसने मेरी मदद की मॉब रुकाने के लिए। लेकिन जो अरेस्ट हुए भाऊ शेटे और ईश्वर निकुंज, इन्होंने मॉब को लीड किया था। 400 लोग का मॉब था, 110 एफआईआर में इन्होंने लीड किया था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, शाजिया इसका जवाब दे।
अखलाक की मौत, जहां पर तिरंगा चढ़ाया गया था, पहलू खान की मौत, हर लिंचिंग में इन साधुओं की लिंचिंग में बीजेपी का हाथ क्यों होता है? पहला सवाल। जयंत सिन्हा ने लिंचिंग के कन्विक्टेड लोगों को हाथ पहनाया, यहाँ पर कोई हार नहीं पहनाता। ठीक है, तहसीब रिटोरिक में जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं है। शाजिया क्लियर करिए, बीजेपी क्यों इन्वॉल्व है? तहसीब शाजिया जवाब दीजिए। बीजेपी बिल्कुल, मुझे क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। अखलाक की जो मौत हुई थी बहुत ही दर्दनाक, जिस तरीके से वो वाकया हुआ था, उसमें वो उस वक्त अखिलेश यादव जी थे और उनकी सरकार के वॉच में हुआ था ये सपा के। तो तहसीन पूनावाला को उनसे सवाल ही पूछना चाहिए। बार बार ये जुनेद और पहलू खान और अखलाक की बात करते हैं। पहलू खान की मौत के बाद और हादसे के बाद बाकायदा टेस्टिमनीज थी, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार थी जिसके टाइम पर रिहाई मिली उन लोगों को जिनके नाम बाकायदा पहलू खान ने मरते वक्त दिए थे। तो ये तो आपकी सरकार की बात है और आपकी दोनों सरकारों की बात है, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, क्योंकि आपकी भी मिली भगत रही है। और मैं आपसे तहसीन पूनावाला एक बात कहना चाहती हूँ, मॉब लिंचिंग की परिभाषा क्या है? जो सिख दंगे हुए थे, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? जो लगातार राइटिंग हो रही है इस देश में, वो क्या मॉब लिंचिंग नहीं है? तो आप सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर लिंचिंग, यानी कि अगर कोई मुसलमान हमारे भाई मारे जाते हैं तो उन्हीं को आप मॉब लिंचिंग की तरह से देखेंगे। 64 से ज्यादा मामले ऐसे हैं, चाहे वो चंदन का नाम लिया जाए, इतने ढेर सारे आरएसएस के वर्कर रहे हो केरल में, तो वो मॉब लिंचिंग नहीं है। आप जो है मॉब लिंचिंग की परिभाषा मुस्लिम लिंचिंग नहीं है। किसी भी भारतीय नागरिक की लिंचिंग हो वो उसको लिंचिंग कहा जाता है, वो राइटिंग होती है और उसको लेकर सारे के सारे कानून पूरी तरह से हैं हमारे देश में। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप सबसे पहले, और ये बात बहुत बताना जरूरी है यहाँ पे कि वहां पे अभी तक उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ है। मुझे बहुत बड़ी शिकायत उद्धव ठाकरे सरकार से जरूर है, लेकिन ये मैं पूछना चाहती हूँ, जब जामिया में स्टूडेंट्स को खदेड़ा जाता है, जब बाकायदा आगजनी होती है और बस में आग लगाई जाती है सिर्फ स्टूडेंट्स को खदेड़ने पर, तो क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार की पुलिस है। अब आप बताइए, उद्धव ठाकरे जिनको आपकी मैडम सोनिया गांधी ने बाकायदा अपॉइंट किया है, सीएम बनाया है, आप बताइए क्या वहां की सोनिया की पुलिस को नहीं ब्लेम किया जाए? कौन आवाजें उठा रहा है? तो मैं सिर्फ उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं बोलूंगी और ना ही सिर्फ एनसीपी के खिलाफ नहीं बोलूंगी, ना सिर्फ पुलिस के खिलाफ नहीं बोलूंगी, पर ऐसे सारे लोग जो लगातार आवाज उठाते आए हैं, चाहे वो प्रेस के हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हों, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या हिंदू मुसलमान इसमें भी किया जाएगा? सिर्फ इस संतों के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे। सब खामोश है साजिया, सब खामोश है, पूरी सेक्युलर ब्रिगेड खामोश है। और तहसीन आर्गुमेंट से पहले जवाब दीजिए। मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए भी बोलूंगी, जो गलत होगा वो उसके लिए बोलूंगी। जवाब दीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तबरेज की लिंकिंग पर बोलते हैं, अखलाक की लिंकिंग। साजिया एक मिनट, मेरा सीधा सवाल बोलूंगी, मेरा सीधा सवाल, तबरेज की लिंकिंग पर गांधी परिवार बोलता है, अखलाक की लिंचिंग पर बोलता है, लेकिन साधुओं की लिंचिंग पर खामोश क्यों है? तहसीन पूनावाला सीधा जवाब दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको काट दूंगा, क्योंकि आप इधर उधर की बात घुमाते हैं। सीधा जवाब दीजिए, क्यों खामोश है? सेक्युलर ब्रिगेड क्यों खामोश है? बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। 20 सेकंड का आपसे समय चाहता हूँ। शाजिया जी को मैं रमजान मुबारक की बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शाजिया जी, रमजान में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गया था, ये तो आपके लिए भी लागू होता है, ये तो आपके लिए भी लागू होता है तहसीन पूनावाला, आप झूठ मत बोले, सवाल का जवाब दे। गांधी परिवार क्यों खामोश है? गांधी परिवार क्यों खामोश है? जवाब दें सर, क्योंकि मैंने सारी बातों में अगर मुझे टोका जाएगा तो कोई मतलब नहीं, आप बोलते रहिए। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। शाजिया जी ने आपके शो पर, जो देश का नंबर 1 शो, ये आरोप लगाया कि हम सिर्फ मुसलमान की लिंचिंग को लिंचिंग बोलते। सुप्रीम कोर्ट में 13 केस किए गए थे, 6 हिंदुओं के। फिर आ गए सुप्रीम कोर्ट के, ये एक सेकंड, फिर आ गए आप सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट, मुझे सीधा जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, सीधा जवाब दीजिए। गांधी परिवार 2 साधुओं की लिंचिंग पर खामोश क्यों है? सीधा जवाब दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? सर, मैं नहीं जानता था कि एक संवैधानिक संस्था के पीछे छुपा जाता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया, मैं आरोप का जवाब दूंगा। अगर आप मौका नहीं देना चाहते, तो आप पीछे पड़े थे सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट को आपके दोस्त राहुल गांधी को चुप कराना पड़ा था, जो बार बार प्रधानमंत्री का। ठीक है शाजिया, सुन लेते हैं इनकी बात, सुन लेते हैं। तहसीन सीधा जवाब दीजिएगा, गांधी परिवार साधुओं की हत्या पर खामोश क्यों है? गांधी परिवार साधुओं की हत्या पर खामोश क्यों है?
नहीं, क्योंकि शाहजिया ने कहा सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग, इसको मैं झूठ बताना चाहता हूँ, रमजान में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सबकी, मैंने ये भी कहा है क्यों गांधी परिवार चुप है, क्यों आपके जैसे लोग सिर्फ तभी आवाज उठाते हैं अगर आप नहीं और चाहते कहते हैं मैं बोलूं, संविधान मैं खतरे नहीं में नहीं तहसीन बोलिए, शाजिया सुन लेते हैं इनकी बात, इनके पास जवाब नहीं है, शाजिया सुन लेते हैं। तहसीन भाई है, मुझे संतों के पास भी जाना है, मुझे पूज्य संतों जी के पास भी जाना है। तहसीन बोलिए, कंप्लीट करिए, बताइए गांधी परिवार क्यों चुप है इस पे, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। नहीं सर, मैं पहले उस सवाल का, उस झूठ का वापस पर्दाफाश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के मेरे केस में जजमेंट है सबके लिए कानून बनना चाहिए, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना आदमी, ना औरत, ना थर्ड जेंडर। ये कानून अमित शाह जी नहीं बना रहे, इसके बावजूद के मैं खुद गया था राजीव गौबा का। बनना चाहिए, आपको लगता है इतने कानून है उनकी वजह से जो जुर्म है वो खत्म हो जाएगा? देखिए सर, आप इस बात कहां ले जा रहे हैं? ये जो केस सर शाजिया, यू हैव टू बी मैच्योर। दूसरी बात, ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से इसकी जांच हो रही है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपका ईमान है, रमजान कर रहे हैं, यहाँ पे तो बाकायदा अरे हुई है, ये ज्ञान गणित सुन चुका हूँ। तहसीन पूनावाला, FIR होनी चाहिए वो तक नहीं हुई है। सीधा जवाब दीजिए, गांधी परिवार 2 संतों की हत्या पर खामोश क्यों है? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं। खामोश क्यों है? नरेंद्र मोदी के कहने पे तो गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात करी है, गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात करी है। आपको फैक्ट्स नहीं पता क्या तहसीन? नहीं, एक सेकेंड, मैं भी कह रहा हूँ सोनिया गांधी ने बात की, मुझे ऑफिशियल स्टेटमेंट बताइए नरेंद्र मोदी जी का है आपके पास? ना आपके पास है ना मेरे पास। नरेंद्र मोदी, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी खामोश क्यों है? नहीं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे, जितेंद्र सरस्वती। आप आइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्यों गांधी परिवार खामोश है? और दूसरा मेरा बड़ा सवाल, आपको ये साजिश नजर आती है? हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इसी तरफ इशारा करती है। आप बताइए, आपने क्या क्या मांग करी है कल पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से? तहसीन पूनावाला जी शांत होकर के 2 विषय को सुन लेंगे। मैं जो बात कहना चाहता हूं, हत्या 16 तारीख को रात के 11 बजे होती है। 15-16 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और FIR दर्ज की जाती है 18 तारीख की शाम को, और FIR की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है 20 तारीख को। इसके साक्ष्य है मेरे पास, FIR की कॉपी है जो 20 तारीख को दिए गए। 19 तारीख को जब न्यूज़ नेशन पर यह खबर चली, उसके पहले हमने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी और अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे से बात किया। इसके बाद में जो असल सवाल कि पिछले सोमवार के दिन, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन जो 110 गिरफ्तारियों में 70 व्यक्तियों की जमानत किस व्यक्ति ने ली है? जिला कोर्ट से जमानत हुआ कैसे? 302, 120B इन धाराओं में जो जमानत हुई है 70 व्यक्तियों की, वो कष्टकारी संगठन के मुखिया सिराज बलसारा और उसका पति प्रदीप प्रभु ने लिया है। ये प्रदीप प्रभु कौन है? यही पीटर डे मेलो है जो सोनिया गांधी के NSC का एक अहम हिस्सा है। 10 सालों तक मनमोहन सिंह के सर पर एक असंवैधानिक संस्था सोनिया की अध्यक्षता में जो काम कर रही थी, कानून बनाने वाली समिति का मेंबर पीटर डे मेलो, यह व्यक्ति जमानत लिया है 70 व्यक्तियों की। कैसे सुई नहीं घूमेगी? मैं पूछता हूं, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता ने इस हत्या पर बोला? मैं मान लेता हूं, मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं कि इसको सांप्रदायिक रंग न दिया जाए, कानून अपना काम करे। 48 घंटे तक संतों की हत्या पर FIR नहीं, और आज तक 1 सप्ताह बीतने के बाद भी सोनिया, प्रियंका और राहुल, इनके किसी कोई एक छोटा सा ट्वीट नहीं। कष्ट है। क्यों कष्ट होगा? क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने पुस्तक लिख करके कहा कि सोनिया गांधी संतों से घृणा करती है। ये ऑन रिकॉर्ड है। कांची के शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर यह डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का बयान है, उस पुस्तक में लिखा हुआ है। इस नाते भारत में रोमन कैथोलिक चर्चों की अधिष्ठात्री देवी कांग्रेस अध्यक्ष की आड़ में बैठ करके उस पालघर जिले में हिंदू संतों की हत्या चर्च मिशनरी और मार्क्सवादी गुंडों के साथ करवाती है। इसके बाद से हम कैसे अपेक्षा कर लें इस महिला से
कि ये जो है संतों की हत्या पर ठीक है महाराज जी, पूनावाला ठीक है महाराज जी। मुस्कुरा रहा आपके है शो में संतों की हत्या पर, आपके शो में कि महाराज कह संत रहे के हैं मरने कि पर ये सोनिया व्यक्ति जी ने मुस्कुरा हत्या रहा कराया है, है, मुस्कुरा क्या आप करके इसकी बांध दे रहा जिम्मेदारी है। लेते हैं? हेलो, ये उनका विचार है। महाराज ने मैं कहा उनके कि मैं उनके मुंह में अपने मैं शब्द बोल नहीं रहा डाल रहा हूं। हूँ। वो जिम्मेदारी से कह रहे नहीं कराया हैं, वो है। जिम्मेदारी से कह रहे हैं, पहली वो बात खुद सुन कह लो, रहे हैं प्रसिद्ध जिम्मेदारी से। पूनावाला। नहीं, दीपक जी, मैंने ये आपका नहीं शो कहा है। कि हत्या कराया है, ये नहीं कहा मैंने। अच्छा, तो नहीं मेरा कराया। कहना अब मैं है आपसे कि पूछ रहा हूं सोनिया महाराज, गांधी के अब मैं आपसे पूछ पहले रहा हूं। बयान सुनिए महाराज, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे पूछता हूँ, आपको आदर प्रणाम करके अपने सर आप हाँ। में रखते हुए, सोनिया जी ने नहीं किया उसको कंडेम, नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं किया? इस पे एक शब्द बोल दीजिए। मैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको मैं बहुत इज्जत करता हूं। सरकार को आप जो मानते करना सोनिया जी ने हत्या नहीं चाहिए, कराया, गृह मोदी मंत्रालय ने क्यों सुनो, नहीं किया? मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं नहीं हो, भाजपा का ठीक है। प्रवक्ता नहीं हूँ। ठीक, दूसरा तहसील सवाल सुन लीजिए, हमारे गए सुन हैं। लीजिए, जवाब दे हमें रहे न्याय हैं, सुन लीजिए चाहिए। तहसील प्लीज। हमें न्याय चाहिए। आप कांग्रेस के नेता हो, आप भाजपा से पूछो। साजिया इल्मी बगल में बैठी हैं भाजपा की प्रवक्ता, आप उनसे पूछो। और आप छद्म रूप में कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते भी नहीं हो आप, लेकिन संत का खून गिरा है, हमें संत हत्या का न्याय चाहिए। हमारा तो मासूम सा सवाल है कि उन हत्यारों को सजा मिले। इसमें आपने इतनी राजनीति घुसेड़ दी कि हत्यारों के सजा नहीं देंगे, सीबीआई से जांच। आपको डर किस बात का है भाई? हम तो अपने संतों के गिरे हुए खून पर जांच चाहते हैं, भारत के संविधान के दायरे में ठीक है, चाहते हैं। ब्रेक लेता हूं, और जवाब लूंगा। जिन लोगों ने जमानत ली है उनके तार सोनिया गांधी से जुड़े हुए हैं।